हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के बारे में। बच्चों ये फिजिक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के दौरान अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ चैप्टर्स में, फिजिक्स के चैप्टर्स में, हमने मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है ये सीखा। हमने मोशन का रीज़न क्या होता है ये सीखा। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा हमने फिजिक्स के पिछले चैप्टर्स में। एक और कॉन्सेप्ट जो हमें कई नेचुरल प्रोसेसेस को समझने में मदद करता है वो है वर्क। और वर्क से ही रिलेटेड 2 चीज़ें और हैं, एनर्जी एंड पावर। यानी वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे इसने क्या बताया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए। कुछ मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, कुछ प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, कुछ एग्स खाते हैं। खाना अलग अलग होता है सबका, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उसको खाना चाहिए। लिविंग बींग्स को कई एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं ज़िंदा रहने के लिए। इन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। जैसे हमें रेस्पिरेशन करना पड़ता है, हमें एक्सक्रीशन करना पड़ता है। तो ये सारी जो हैं ये लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। इन सारी प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी आती है उस फूड से जिसको ये लोग खाते हैं। हम प्ले करते हैं, सिंग करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, सोचते हैं, जंप करते हैं, साइकिल करते हैं, रनिंग करते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए। इवन अगर आप बेड के ऊपर लेटे हुए हो, हिल नहीं रहे हो, तब भी आपकी बॉडी के हार्ट बीट कर रहा होता है, दिमाग काम कर रहा होता है, आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिए, जो एक्टिविटी स्ट्रेनियस होती हैं, ठीक है, स्ट्रेसफुल होती हैं, उनके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। एनिमल्स भी कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे वो जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने दुश्मनों से बच के भागते हैं, खाना ढूंढते हैं, रहने की जगह ढूंढते हैं। ठीक है, ये सारे काम करने के लिए एनिमल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। हम भी कुछ एनिमल से काम करवाते हैं, जैसे कि हम उनसे वज़न उठवाते हैं, लोड्स को कैरी करवाते हैं, गाड़ियाँ खिंचवाते हैं, खेतों में काम करवाते हैं उनसे। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए एनिमल्स को भी एनर्जी चाहिए। बात करते हैं मशीन्स की। मशीन्स को भी एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, और वो उनको एनर्जी मिलती है पेट्रोल और डीजल से। जिस तरीके से कार का जो फ्यूल है वो पेट्रोल डीजल है, उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो क्या है, हमारा फूड है। आगे आता है वर्क। वर्क क्या होता है? डे टू डे लाइफ में वर्क का जो मीनिंग हम समझते हैं, साइंस में वर्क की डेफिनेशन उससे कैसे अलग है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो बच्चों, एक बार इस पैराग्राफ से जाने से पहले मैं साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क आपको बता देता हूं कि साइंस क्या कहता है। साइंस कहता है कि वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज देयर एंड सम डिस्प्लेसमेंट इज देयर। ये 2 कंडीशंस जरूरी होती हैं, तभी साइंस कहता है कि वर्क डन हुआ है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कमली जो है ये एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रही है, काफ़ी पढ़ती है, बुक्स रीड करती है, काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है। वो डायग्राम्स ड्रॉ करके देखती है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है, क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करती है, क्लासेस अटेंड करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करती है। बहुत सारी एनर्जी वो इन एक्टिविटीज़ पे खर्च कर देती है। और हम इंग्लिश में क्या है कहेंगे कि कमली जो है शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। इंग्लिश में हम ये कहेंगे, लेकिन साइंटिफिकली कमली हैज़ डन जीरो वर्क। कमली ने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क देयर शुड बी सम फोर्स इन्वॉल्व्ड एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन शुड बी डिस्प्लेस्ड। कहने का मतलब क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से वर्क तभी होता है साइंस में जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाए और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आए, वो अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चला जाए। अब मान लीजिए आप एक बहुत भारी रॉक को पुश कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरा दम लगा दिया, लेकिन फिर भी रॉक जो है वो अपनी जगह से नहीं हिली। आप पूरे तरीके से थक चुके होते हैं, लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग आपने कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स तो लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। जब तक डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगी तब तक वर्क डन भी जीरो रहेगा। आप कुछ मिनट तक
खड़े रहते हैं बिना कुछ किए, आपके सिर पे आपने एक हैवी चीज़ उठा रखी है, आप थक जाते हैं उस चीज़ को उठाते उठाते, ठीक है, आपने अब बहुत मेहनत की और अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर दी, लेकिन फिर भी साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने जो लोड उठा रखा है वो एक ही जगह पे है, उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। आपने फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई उस ऑब्जेक्ट की। आपने वो वजन जो है वो अपने सिर पे उठाए रखा, उसको हिलाया डुलाया नहीं, इसीलिए वर्क डन कितना होगा यहाँ पे 0 होगा। आप एक सीढ़ियों के स्टेप्स चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं, ठीक है, या बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं, आप एक टॉल ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो इन एक्टिविटीज़ में, जैसे आप स्टेयर केस चढ़ रहे हैं, आप एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे वर्क इन्वॉल्व है। जैसे कि जब आप पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे फोर्स कौन लगा रहे हैं? आप लगा रहे हैं। किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? ऊपर की तरफ। और आपकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है? इस केस में फोर्स आपके ऊपर ही लग रहा है ना, आप अपने ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है पेड़ को चढ़ते हुए, तो वर्क डन है। डे टू डे लाइफ में हम किसी भी फिजिकल या मेंटल काम को वर्क मान लेते हैं। जैसे कि हम खेल रहे हैं, फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, कोई गाना गुनगुना रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, इनको हम वर्क बोल देते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से ये वर्क नहीं है। वर्क डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया है, वर्क डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट इन दैट ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। तो वर्क जो है वो एक डिफरेंट मीनिंग कैरी करता है साइंस में। अब हम एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। देखिए, वी हैव डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच वी नॉर्मली कंसिडर टू बी वर्क। हमने ऊपर पढ़ा कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनको हम नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में तो लिटरली तो हम उनको वर्क मानते हैं, लेकिन साइंस में नहीं मानते हैं। तो साइंस में वर्क की डेफिनेशन को समझने के लिए आपको 3 क्वेश्चंस खुद से पूछने होंगे। वर्क किसके ऊपर किया जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, और वर्क कर कौन रहा है, और फोर्स लगाने वाला कौन है। तो यहाँ पे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताया है वर्क का, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम कुछ सिचुएशंस की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पत्थर लिया, उसको पुश किया एक डायरेक्शन में, पेबल ने डिस्टेंस मूव किया, आपने उस पत्थर के ऊपर फोर्स लगाया और उस पत्थर ने डिस्प्लेसमेंट भी शो की, तो यहाँ पे वर्क डन है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लड़की एक ट्रॉली को खींचती है, ट्रॉली जो है वो आगे खिसक जाती है, लड़की ने फोर्स एक्सर्ट किया, डिस्प्लेसमेंट भी हुई, तो यहाँ पे वर्क डन है। आपने एक बुक को ज़मीन से उठा के ऊपर ले गए, मतलब टेबल के बराबर ले गए, बराबर हाइट पे, कुछ हाइट पे उठा लिया आपने उस बुक को, तो आपने फोर्स लगाया और बुक में डिस्प्लेसमेंट भी हुई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है? वर्क डन है। तो इन सिचुएशन से पता चलता है कि वर्क डन के लिए 2 कंडीशंस जरूरी होती हैं। फोर्स होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। ये 2 कंडीशंस जब फुलफिल होती है तब हम क्या कहते हैं कि वर्क डन है। आगे देखिए, वैसे इसमें स्टूडेंट्स एक तीसरी कंडीशन और आती है, थर्ड कंडीशन, वो ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट एंगल पे नहीं होनी चाहिए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट एंगल पे है, फॉर एग्जांपल फोर्स इस तरफ लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वहां पे वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ये मतलब वहां पे भी वर्क डन 0 होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक मान लीजिए एक बुलक जो है वो कार्ट को खींच रहा है, कार्ट मूव करती है, फोर्स लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। आगे आता है, अब आप अपनी डेली लाइफ से कुछ ऐसी सिचुएशंस छांटिए जहाँ वर्क डन होता है साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि इन सिचुएशंस में वर्क डन है या नहीं। अपने रिस्पॉन्स का कोई ना कोई जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब आप ये पूछिए, इन एक्टिविटीज़ में जो एक्टिविटीज़ आप लिस्ट कर रहे हैं उनमें भी पूछिए, अगर वर्क डन है तो फोर्स कौन सा काम कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, और जब वर्क डन होता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चेंज आता है। क्या चेंज आता है ऑब्जेक्ट के अंदर? डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब आप एक और एक्टिविटी दे रखी है, कुछ ऐसी सिचुएशंस ध्यान में लाइए जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, फोर्स तो लगा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। कुछ ऐसी सिचुएशंस
समझिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन फोर्स नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट अपने आप ही डिस्प्लेस हो रहा है। इन सारी सिचुएशंस को सोचिए, समझिए इनके बारे में और फिर ये पॉन्डर कीजिए कि वर्क डन है या नहीं साइंटिफिक मीनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। आगे इसने क्या कहा है, साइंस में वर्क की डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले हम एक केस समझते हैं। मान लीजिए एक फोर्स F काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट की S। लेट अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस S मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब जिस तरफ आपने फोर्स लगाई है ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी किसी तरफ है, उसी तरफ है। तो ऐसे में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ, तब हमें वर्क डन मिल जाता है। ठीक है, जो एसआई यूनिट होती है इसकी वो होती है जूल। वर्क की एसआई यूनिट जो होती है दैट इज जूल। ठीक है, विच इज शोन बाय कैपिटल जे। इसको कैपिटल जे से शो करते हैं। तो अगर आपको 1 जूल वर्क की डेफिनेशन चाहिए तो क्या कहेंगे, इफ फोर्स 1 न्यूटन हो, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो, तो वर्क डन कितना होगा 1 न्यूटन मीटर या फिर 1 जूल। तो 1 जूल की डेफिनेशन होगा 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो जब 1 न्यूटन का फोर्स एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करते फोर्स की डायरेक्शन में, अगर फोर्स इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तब वर्क डन कितना कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो आप क्या लिखेंगे, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, आगे आता है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द ऑब्जेक्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ही ना लगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी, तो वर्क डन कितना होगा 0। व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इज 0। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ना करे, जैसे आपने एक बहुत भारी पत्थर को धक्का देना शुरू कर दिया लेकिन वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी F इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, तो वर्क डन विल बी 0 जूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, फोर्स 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है हमें। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, F इंटू एस, 5 इंटू 2 यानी 10 जूल्स। ठीक है, आगे आता है एक और सिचुएशन कंसिडर करते हैं जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। एक लड़का जो है एक टॉय कार को खींच रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिस तरफ लड़का फोर्स लगा रहा है कार भी उसी तरफ मूव कर रही है। इस सिचुएशन में वर्क डन निकालना काफी आसान है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ऐसे सिचुएशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। वैसे तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, पहले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है। तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका सिर्फ अमाउंट होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती वर्क की। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। अब आप कहोगे सर आप कह रहे थे कि वर्क तो स्केलर है, फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे आई। तो बच्चों ध्यान रख दीजिएगा, अगर वर्क की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये नेगेटिव साइन वर्क की डायरेक्शन नहीं दिखाता, वर्क की तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान दीजिएगा आप, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि इफ वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी देन व्हाई डज इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव समटाइम्स। तो आप लिखेंगे वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बट समटाइम्स its value is negative. The negative sign shows that force and displacement are in opposite directions. This negative sign does not show the direction of work.
बट इट शोज दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो अगर वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक सिचुएशन को कंसिडर कीजिए, एक ऑब्जेक्ट है जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सपोज। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया इस तरफ और इसकी स्पीड को कम कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रही है, फोर्स इस तरफ है, तो यहां पे वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ एस आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देना है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, या फिर हम कहीं दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन भी कह सकते हैं, हम एंगल 180 भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और एक बात का और ध्यान दीजिए, अगर वर्क डन और फोर्स आपस में 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएं तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। ध्यान दीजिए, 3 सिचुएशंस हैं आपके पास, 3 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन तो तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये वर्क का फॉर्मूला होगा। दूसरी सिचुएशन तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये फॉर्मूला होगा। तीसरी सिचुएशन तब जब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ, तब वर्क डन कितना होगा, 0। आगे इसने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाइए। आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, उसको ऊपर की तरफ उठाया, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है। द फोर्स, अब आपने जो फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। आपने उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चला गया, तो आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रही है। लेकिन इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान दें आप, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं कहूं वर्क डन बाय मी, आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उठाया, तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन while the book is moving in upward direction. So force and displacement in this case are opposite to each other, so work done will be negative. ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव होता है जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। वर्क डन पॉजिटिव होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं। आगे देखिए, एक कुली है जो एक 15 किलो के वजन को ग्राउंड से उठाता है और 1.5 मीटर ऊंचे अपने हेड पे रख लेता है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें, यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। ठीक है, एफ का हमें पता है एम इंटू जी, क्योंकि इसने ऊपर की तरफ उठाया ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे एम जी इंटू एस। एम की वैल्यू हमारे पास है 15 किलोग्राम्स, जी की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस की वैल्यू हमारे पास है 1.5 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करके वर्क डन की वैल्यू आती है 225 जूल्स। तो स्टूडेंट्स, यहां तक था आपका वर्क का कॉन्सेप्ट। आगे अगला सबसेक्शन शुरू होता है, दैट इज एनर्जी। लाइफ इम्पॉसिबल एनर्जी के बिना, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें जो एनर्जी मिलती है उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन है। हम जितनी भी अलग अलग टाइप की एनर्जी का यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं सन के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा, सन के अलावा हमें एटम के न्यूक्लियस से भी एनर्जी मिलती है, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अर्थ के इंटीरियर से भी एनर्जी मिलती है हमें, टाइड्स से, जो लहरें उठती हैं समुद्रों के अंदर, जो टाइड्स आती हैं, ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आती हैं, हाई टाइड लो टाइड आती है, उससे भी एनर्जी निकाली जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये क्यों कह रहा है कि सन बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आप एक बार सोचिए, हमारे आसपास जितनी, जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं हमारा खुद का, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। हम जो फूड खाते हैं, मान लीजिए कुछ लोग जो है एग्स खाते हैं, कुछ लोग जो है फ्लैश खाते हैं, कुछ लोग जो है प्लांट के पार्ट्स खाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जी खाई तो आपने प्लांट पार्ट को खाया, उस प्लांट पार्ट ने वो फ्रूट या वेजिटेबल कैसे बनाई थी, फोटोसिंथेसिस से बनाई थी। फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी कहाँ से आई थी, सन से आई थी। इसका मतलब आप आलू गोभी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, तो आप किसकी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, सन की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी एनिमल के मीट को खा रहे हैं तो उस एनिमल ने भी
सपोज आप मुर्गी के मीट को खा रहे हैं, ठीक है, तो उस मुर्गी ने भी प्लांट प्रोडक्ट को खा के एनर्जी गेन करी है, इतनी बड़ी हुई है वो। और जिस प्लांट प्रोडक्ट को उस मुर्गी ने खाया था वो सन की एनर्जी से, फोटोसिंथेसिस से बना था। इसका मतलब अगर आप मीट खा रहे हैं तब भी आप इनडायरेक्टली सन से ही एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं। आपके घर में जो बिजली आती है, आपके घर में जो बिजली आती है वो कहाँ से आती है? सपोज वो बिजली कोयले से बनती है थर्मल पावर प्लांट में। तो कोयला कैसे बना? आज से लाखों साल पहले के प्लांट से बना है। आज से लाखों साल पहले के प्लांट्स क्यों उग पाए? क्योंकि सन ने उनको एनर्जी प्रोवाइड की फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए उग पाए। तो कोयले से अगर हम एनर्जी निकालते हैं, इसका मतलब वहाँ पे भी सन की एनर्जी ही छुपी हुई है। मान लीजिए आपके यहाँ बिजली बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, वो पानी के बहने से एनर्जी बनती है। अब पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों है? सन की हीट की वजह से। तो वहाँ पे भी इनडायरेक्टली सन से ही हम एनर्जी विड्रॉ कर रहे हैं। तो कुछ एनर्जी सोर्सेज हमने ऊपर बताए हैं, इसके अलावा भी कई सोर्सेज हैं। आप उन सोर्सेज के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए जो सन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। क्या ऐसे सोर्सेज आपको मिले जो सन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं? जैसे जो एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ है, या एटम्स के न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, ऐसा कहा जाता है कि ये सन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, सन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आगे आता है, डेली लाइफ में हम एनर्जी वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन साइंस में इसका मीनिंग थोड़ा सा डेफिनेट और प्रिसाइज है, थोड़ा अलग है। जब कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल किसी विकेट के ऊपर टकराती है तो विकेट जो है वो बिखर जाती है, विकेट बिखर जाती है। इसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट तक रेज करके छोड़ा जाता है तो जिस भी चीज़ के ऊपर गिरता है वो उस चीज़ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हैमर को उठाया और उसको एक नेल के ऊपर दे मारा, तो क्या होगा? वो जो नेल है वो लकड़ी के टुकड़े के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब हैमर के अंदर क्या थी? एनर्जी थी। उसने अपनी उस एनर्जी की वजह से ही रेज्ड हैमर के अंदर नहीं, जिस हैमर को एक हाइट तक उठा रखा है हमने, फिर उसको पटक दिया नेल के ऊपर, तो उसके अंदर क्या थी? एनर्जी थी। उस एनर्जी को इसने किसने कन्वर्ट कर दिया? वर्क में कन्वर्ट कर दिया। उस एनर्जी को उसने, एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर एनर्जी थी, इसीलिए वो विकेट को जो है वो बिखेर पाई, विकेट को इधर उधर कर पाई वो। चिल्ड्रन जो है, कई बार हम टॉय कार का यूज़ करते हैं, पता नहीं आप लोगों ने खेली है या नहीं खेली है, लेकिन जब हम छोटे थे तो काफ़ी खेलते थे। चाबी वाली कारें आती थी पहले, चाबी वाले गुड्डे गुड्डियाँ आते थे पहले, उनमें चाबी भरनी पड़ती थी गोल गोल घुमा के, ठीक है, फिर हम चाबी को निकाल लेते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि वो जो खिलौना है वो चलता था, चाबी से चलता था। आजकल तो ज़्यादातर जो खिलौने हैं वो सेल से या बैटरी से चलते हैं, लेकिन उन दिनों हम क्या करते थे? चाबी घुमाते थे। घड़ियों के अंदर भी चाबियाँ आती थी उस वक्त, घड़ियों को चलाने के लिए भी लगातार उनमें चाबी देनी पड़ती थी, हर 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ठीक है। हम चाबी घुमाते हैं टॉय कार की। टॉय कार जब तक उसके चाबी अनवाइंड होती है तब तक वो टॉय कार चलती थी, फिर वो क्या हो जाती थी? रुक जाती थी। तो उसके अंदर भी क्या हुआ? हमने जो एनर्जी उसको चाबी भर के हमने जो उसको एनर्जी प्रोवाइड की, वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड थी और उसी एनर्जी की वजह से वो टॉय कार जो है वो आगे बढ़ती रही। जब किसी बलून को हवा के साथ फुलाया जाता है और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है हमारी एनर्जी की वजह से। जब हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं तो वो फट भी जाता है, और जब हम उसको छोड़ देते हैं तब वो अपनी शेप में ओरिजिनल शेप में वापस भी आ जाता है, ठीक है। तो इन सारी एग्जाम्पल से पता चलता है अगर किसी चीज़ के अंदर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है तो उसके अंदर एनर्जी है। तो यही एनर्जी की डेफिनेशन भी है, ठीक है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क करने की, काम करने की काबिलियत है तो उसके अंदर क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी है तो हम क्या कहेंगे? कि उसके पास एनर्जी है। जो ऑब्जेक्ट काम करता है उसकी एनर्जी लूज होती है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है उसकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, गेन होती है। अब आगे आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी से वर्क कैसे कर सकता है। एक ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। जब वो ऐसा करता है तो वो एनर्जी को उस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर कर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एनर्जी है, मैंने खाना खाया है, मैंने एक क्रिकेट बॉल को जो है पुश किया, अपने टांगों से या हाथों से पुश किया, तो मैंने क्या किया? अपनी एनर्जी के एक छोटे से पार्ट को उस बॉल में ट्रांसफर कर दिया, अपने फोर्स को, अपनी एनर्जी की कैपेबिलिटी को उस बॉल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, वो बॉल आगे की तरफ चली गई। तो इससे क्या हुआ? उस बॉल के अंदर तो एनर्जी आ गई क्योंकि वो आगे की तरफ चली गई, उसमें वर्क डन हुआ उसके अंदर, और मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसने एनर्जी को रिसीव किया है,
इसीलिए उसमें कुछ वर्क डन हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी बॉल का एग्जांपल दिया, बॉल आगे की तरफ खिसकी, उसके ऊपर फोर्स लगाया, अब फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इसका मतलब उस बॉल ने वर्क डन किया। उस बॉल ने वर्क डन कैसे किया? उस बॉल ने मेरी एनर्जी की वजह से वर्क डन किया। ठीक है, तो इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है वो वर्क डन कर सकता है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसकी यूनिट भी जूल ही है। जैसे वर्क की यूनिट जूल है, वैसे एनर्जी की यूनिट भी जूल है। तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या होगी? 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। अगर देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको पीछे बताई थी। अगर आपसे कोई पूछे कोई डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे? 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होगी? 1 जूल एनर्जी होगी। इसकी एक बड़ी यूनिट भी होती है, किलो जूल्स। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। एनर्जी के कई टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग टाइप्स में मिलती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। हमारे आसपास अगर हीट है तो वो भी एक तरह की एनर्जी है, लाइट है तो वो भी एक तरह की एनर्जी है, साउंड है तो वो भी एक तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी की कई फॉर्म्स होती हैं, कई टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक टाइप है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है ना, उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि एक मूविंग क्रिकेट बॉल है, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, विकेट से टकराती है, विकेट बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि उस फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। और वो काइनेटिक एनर्जी क्यों थी? बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, उसमें मूवमेंट की वजह से थी वो एनर्जी। आप एक, इसने क्या किया है, आप एक हैवी बॉल, इसने एक एक्टिविटी की है। एक हैवी बॉल लीजिए, पहले तो उसको 1 मीटर हाइट से गिराइए, एक लूज सैंड के अंदर गड्ढा हो जाएगा, उस गड्ढे की डेप्थ को मेजर कीजिए। फिर उसको थोड़ी सी और हाइट से गिराइए, फिर से गड्ढा होगा, कहीं और गिराइए, अब की बार गड्ढा थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर उसको और ज़्यादा हाइट से गिराइए, अब की बार भी गड्ढा होगा, लेकिन अब की बार का गड्ढा और ज़्यादा बड़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी के ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन जितना ज़्यादा होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये पता चला रहा है इस चीज़ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का एक सेटअप क्रिएट करना है आपको। एक ट्रॉली लेनी है, बीच में एक स्टॉपर लगा देना है इन दोनों जगह में से एक जगह पे, और यहाँ पे एक पैन लटका देना जिसके अंदर आप वजन रखेंगे। जब इस पैन के अंदर वजन नहीं है तो ट्रॉली मूव नहीं करती। इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कीजिए। जैसे ही आप इसके अंदर वजन रख देते हैं, ट्रॉली आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन स्टॉपर जैसे ही ट्रॉली आगे की तरफ मूव करती है और इस लकड़ी के टुकड़े से टकराती है, तो जो लकड़ी का टुकड़ा है जो पहले यहाँ पे था, वो खिसक के यहाँ पे आ जाता है। समझ में आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे ही आपने इस पैन के ऊपर वेट रखा, ट्रॉली ने मूव करना शुरू किया। लकड़ी का जो ब्लॉक पहले इस पोजीशन में था, वो मूव करके इस पोजीशन में आ गया। यानी इसके ऊपर क्या हुआ? इस लकड़ी के टुकड़े ऊपर क्या हुआ? वर्क डन। ये वर्क डन किस वजह से हुआ? इस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से हुआ, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव एनर्जी, और उनकी इस एनर्जी को नाम क्या दिया जाता है? काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है। जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है उसके अंदर वर्क करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि एक मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, घूमता हुआ व्हील, स्पीडिंग स्टोन का मतलब जो स्पीड से फेंका गया पत्थर, ये सारा, इन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी, और ये सारे वर्क कर सकते हैं। विंड जो है, बुलेट जो है, वो अपने टारगेट को कैसे छेद देती है, अंदर कैसे घुस जाती है, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। विंड जो है वो विंड मिल के ब्लेड्स को कैसे मूव करवा पाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास मोशन होता है उसके पास एनर्जी होती है। गिरता हुआ नारियल, स्पीड से बढ़ती हुई कार, गोल गोल घूम के आता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ एरोप्लेन, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, भागता हुआ एथलीट, इन सब के अंदर मोशन है। इसका मतलब इन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आती है उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। स्पीड जितनी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद स्पीड। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे निकाली जाए? ठीक है, हम ये कहते हैं, देखिए आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट।
मान लीजिए अब कोई बॉल है जो काफ़ी फास्टली मूव कर रही है, और वो बॉल अपने आप तो चलेगी नहीं, किसी फील्डर ने उसको बैट से, किसी फील्डर ने उसको फेंका होगा अपना फोर्स लगा के, या फिर किसी बैट्समैन ने उसको अपने बैट से हिट करके मारा होगा, तभी वो बॉल फास्टली मूव कर रही है। तो ये क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होती है जितना उसके ऊपर वर्क किया गया है, जितना उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया गया है। समझ में आई बात? यानी एक फील्डर फेंकता है बॉल को, अगर वो कम फोर्स से फेंकेगा, कम वर्क डन करेगा, तो उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉल की स्पीड कम होगी। अगर वो पूरा दम लगा के फेंकेगा तो उस बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होती है जितना वर्क डन उसके ऊपर किया गया है। आगे आता है आपका काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वेशन से निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा था। ठीक है, अब हमने उसको s डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड की, उसके ऊपर फोर्स लगाया F। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो शुरू में u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। हमने उसके ऊपर F फोर्स लगाया, इस F फोर्स की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई s, और उसकी वेलोसिटी u से बढ़ के कितनी हो गई? v हो गई। सपोज ये सिचुएशन है। दोबारा बता देता हूं आपको, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with velocity of u. We are exerting a force F on it. The force displaces the object by s meters and the velocity of object changes from u to v. u से v तक चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या कह सकते हैं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से s की वैल्यू कितनी आई? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। इस इक्वेशन से आई है ये वैल्यू। आगे वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, F इंटू एस होता है। ठीक है, F की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, पहले पढ़ चुके हो आप। S की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। a से a कट जाएगा, एक ऊपर एक नीचे है, तो वैल्यू कितनी आई? हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये वर्क डन की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? वर्क डन की वैल्यू है। और मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होती है जितना उसके ऊपर वर्क डन किया गया होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? वर्क डन के बराबर, जो कि कितनी है? हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ m वी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है? अगर ऑब्जेक्ट के पास शुरू में कुछ वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के पास शुरू में कोई एनर्जी नहीं है, वो जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा था शुरू में, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 किलोग्राम है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी निकालो, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हाफ एम वी स्क्वायर में m की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 120 जूल्स। आगे आता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया गया, उसकी वेलोसिटी 30 से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ गई, उसका मास 1500 किलोग्राम है। तो बताओ उसके ऊपर वर्क डन कितना है? तो मैंने आपको बताया वर्क डन कितना है, जितनी काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया उसके अंदर। तो क्या आएगा? W इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा आपकी बार, क्योंकि उसके अंदर कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है। मैंने आपको डेरिवेशन करते वक्त बताया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखिएगा, 30 और 60 को पहले आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। जैसे ये कितना आया? 50/3 मीटर पर सेकंड, और ये कितना आया? 25/3 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,56,250 जूल्स इज द वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 1 इस चैप्टर का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके डिवाइस तक। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।